गरीब का जादुई अनार का पेड़। श्याम नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था जिसके घर में खाने पीने की और जरूरत की हर चीज की कमी थी। बड़ी मुश्किल से उसकी पत्नी पारुल उसके घर का खर्चा चला रही थी। बेटी के स्कूल का खर्च, बूढ़े पिता की दवाई और पौष्टिक आहार का खर्च, साथ ही घर के राशन की चिंता सब श्याम के कंधे पर थी। तभी बेटी अंशिका स्कूल से आकर कहती है, मम्मी पापा, मुझे स्कूल में रंगोली बनानी है, जरा रंगों के लिए मुझे पैसे दे दीजिए। और मेरे जूते भी फट गए हैं, देखो ना माँ, इसमें तो अंगूठा दिख रहा है, मुझे नया जूता दिला दीजिए। बेटा थोड़े से समय और सब्र कर ले, मैं तुझे जूते दिलाऊंगी। तुझे रंगोली बनानी जरूरी है क्या? हो सके तो इसमें भाग मत ले। माँ, मुझे रंगोली बनानी बहुत पसंद है और अच्छे से बनानी आती है। अब देखना, मैं प्रतियोगिता में फर्स्ट आऊंगी, मुझे बस कलर दिला दीजिए प्लीज। माँ पापा, आप कुछ कहो ना। अरे हाँ पारुल, जाने दो ना अंशिका बिटिया को। कितने के आ जाएंगे कलर? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इतना परेशान मत हो अंशिका बेटा। कब है तेरा कंपटीशन? पिताजी, अगले हफ्ते ही कंपटीशन है। चिंता मत करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए पैसे ले आऊंगा। तभी छड़ी के सहारे श्याम का पिता मोहन लाल आकर कहता है, बेटा, मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है, थोड़ी दवाई वगैरह ले आ। आयुर्वेद वाला तेल लिया जिससे मालिश हो जाए, मेरे से तो चला ही नहीं जाता बेटा। फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं थोड़े दिनों में आपके लिए आयुर्वेदिक तेल और दवाई दोनों ले आऊंगा, जिससे सब ठीक हो जाएगा। बस अभी थोड़ी पैसों की तंगी चल रही है, सेठ जी पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। पारुल, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपकी बात समझ गई। आइए सब खाना खा लीजिए। खाने में बस रोटी और फीकी दाल है। अरे कोई बात नहीं बेटा, दे दे, वो भी बहुत है। 4 दिन बाद तो खाली प्याज से रोटी खानी पड़ेगी। ये कहते ही पारुल सबको खाना परोस देती है और सब खाना खा लेते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही चलता है। वो कम कम सब्जी में ज्यादा रोटी खाकर अपनी भूख मिटाते थे। मजबूरन एक छोटी सी बच्ची को भी ऐसे ही खाना पड़ रहा था। 8 साल की अंशिका फिर से कहती है, मम्मी पापा, आपने कहा था मुझे कलर दिलाओगे, तो दिलाया क्यों नहीं? अभी तक मेरी क्लास में सब बच्चे रंगोली के लिए कलर खरीद के लिए आए थे। वो कह रहे थे तू झूठ बोलती है और तू रंगोली नहीं बनाएगी। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, पापा तेरे लिए आज पैसे लेके ही आएंगे। रुक जा, शायद मेरे पास कुछ पैसे हों गुल्लक में, जाकर देखती हूँ। वो बिस्तर के नीचे झुकती है तो देखती है गुल्लक पहले से ही टूटी हुई थी, क्योंकि उसमें से पहले ही पैसे निकाल लिए थे। फिर वो रसोई के डिब्बे में चेक करती है, लेकिन उस डिब्बे में भी पैसे नहीं मिलते। फिर वो थक कर कहती है, माफ कर दे बेटा, मुझे लगा इधर उधर कहीं पैसे होंगे, लेकिन 2-4 दिनों में हर जरूरत चीज के लिए पैसे निकाल लिए। आज तो घर में एक दाना खाने के लिए राशन नहीं है। मगर मैंने रंगोली कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ऐसा कहकर अंशिका रोते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर श्याम ट्रक में से बोरी उठाकर गोदाम में रख रहा था। अचानक से एक भारी बोरी उठाते हुए उसका हाथ छूट जाता है, जिससे चावल की बोरी फट जाती है और इतना नुकसान देखकर सेठ कहता है, अरे श्याम, यह तूने क्या किया? 50 किलो की बोरी तूने यूं ही फाड़ दी। देख, सारे चावल जमीन पर गिर गए हैं, इसका हर्जाना तू भरेगा। ये काम ठीक से नहीं होता। 2 दिन पहले भी तूने यही सब किया था। मुझे ऐसे इंसान की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुझे पिछले काम से निकाल दिया होगा जरूर। सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे काम से मत निकालिए। मेरे घर पर बीवी, बच्चे और पिताजी भूखे हैं, घर पर राशन नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब ठीक कर दूंगा, सारे चावल उठा दूंगा। मुझे तेरी अब एक भी नहीं सुननी। और हाँ, जो तेरे बचे हुए पैसे थे वो मैंने इस नुकसान में जमा कर लिए। अब बिना फूटी कौड़ी लिए यहाँ से निकल जाओ। श्याम उनके सामने गिड़गिड़ाता है, पर सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रोता हुआ श्याम घर वापस लौटकर अपनी पत्नी से कहता है, पारुल, सब बर्बाद हो गया। ना मैं एक अच्छा पिता हूँ, ना मैं एक अच्छा पति हूँ, और ना ही बेटा। अरे अपने घर वालों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? हाँ बेटा, बता क्या हुआ? अरे मेरे हाथ से चावल की बोरी गिर गई और फट गई।
इसलिए सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया और पैसे भी काट लिए। मुझे माफ कर दीजिए। ना मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता, ना अपनी बेटी की। अरे अरे संभाल बेटा, अपने आप को ऐसे हार मत मानो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। ये कहकर मोहन अपने बेटे को दिलासा देता है। तभी दरवाजे पर एक रोता हुआ बच्चा आता है। उसकी आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? कुछ चाहिए? आंटी आंटी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे घर में मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं, लेकिन बच्चे को अपने घर से खाली पेट भी नहीं जाने दे सकती। बेटा तुम आओ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। पारुल, कुछ भी नहीं है, तुम क्या दोगी? फिर इस बच्चे को झूठी आशा मत दो, उसे। आप रुकिए तो सही जरा। तभी पारुल घर में बचा हुआ राशन ढूंढती है तो उसे एक मुट्ठी चावल के मिल जाते हैं, जिसमें वो गुड़ मिलाती है और पकाकर उस बच्चे को खिलाती है। अरे वाह आंटी, आपने ये गुड़ की खीर तो बहुत अच्छी बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, शुक्रिया। अरे इस सूखे सूखे पेड़ पर भी अनार था, तो आपने मुझे दिया क्यों नहीं? ये बच्चा क्या बात कर रहा है? इस अनार के सूखे पेड़ पर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ झाड़ के। बच्चे की बात सुनकर सभी लोग अनार के सूखे पेड़ को देखते हैं तो श्याम कहता है, बेटा तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये सिर्फ सूखी झाड़ है, इस पर कोई अनार नहीं है। तभी वो बच्चा कूदकर अनार तोड़ता है और उसके हाथ में देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और वो सूखा झाड़ भी एक हरा भरा अनार का पेड़ बन जाता है और बच्चा गायब हो जाता है। अरे अरे भला ये कैसे हो गया? और वो बच्चा कहाँ गया? तभी नैन नक्श वाला अनार कहता है, अब क्या मुझे यूं ही पकड़ के रखोगे? मैं एक जादुई अनार पेड़ का अनार हूँ, तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। श्याम जी, लगता है चमत्कार हो गया। वो सुना है ना आपने? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में फिर राम राम मिल जाएगा। हमारे घर की सारी मुसीबतें खत्म आज। अरे वो तो ठीक है, पर मैं तुमसे कुछ मांगू कैसे? मुझे जमीन पर रखकर बोलो, जादुई अनार कर दे हमारा बेड़ा पार, कोई दे दे मुझे कोई उपहार। ये कहकर जो भी मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। तभी श्याम उस अनार को जमीन पर रखकर कहता है, हे जादुई अनार, कर दे हमारा बेड़ा पार, दे दे मुझे रसोई का सारा राशन भंडार। ये कहते ही अनार विशाल रूप में आकर जादू से उसे रसोई का सारा भंडार दे देता है, जिससे पूरा परिवार हैरान हो जाता है और उस अनार को खा लेता है। घर में सारा अनाज होने से पारुल स्वादिष्ट पकवान बनाती है, जो पूरा परिवार भरपेट खाता है। अरे वाह, अरे बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। मम्मी आपने बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाया, पर आपने अभी तक मुझे रंग लाकर नहीं दिए। चिंता मत करो, अभी तुम्हारे लिए रंग लेकर आती हूँ, और जूते भी। ऐसा कहकर पारुल आंगन में लगे जादुई पेड़ के अनार को तोड़कर जमीन पर रखती है, जिससे वो विशाल रूप में आ जाता है और वो कहती है, जादुई अनार कर दे हमारा बेड़ा पार, दे दे मुझे बेटी के लिए जूते और रंग बिरंगे गुलाल। पारुल के ये कहते ही जादुई अनार का पेड़ उसे रंग बिरंगी गुलाल और जूते देता है, जिससे उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है और रंगोली का कंपटीशन बनाकर जीत जाती है। उसके बाद मोहनलाल भी जादुई अनार के पेड़ से अपने लिए दवाई और तंदुरुस्ती वाली चीजें मांगता है, जिसे जादुई पेड़ उसे हर तरह के फल, मालिश का तेल और दवाई देता है, जिसे खाकर और मालिश करने के बाद मोहनलाल एक्सरसाइज करके कहता है, देख बेटा अंशिका, बेटा तेरे दादाजी तो तंदुरुस्त हो गए, देख अब तो मैं बैट बल्ला भी खेल सकता हूँ। मेरे दादाजी तो बहुत अच्छे हैं। एक दिन बारिश से घर में पानी टपकता है, जिससे श्याम अगले दिन जादुई अनार पेड़ से अनार तोड़कर कहता है, हे जादुई अनार पेड़, हमारा घर भी नया कर दो, जिससे हम अच्छे से रह पाएं, और मेरा नया व्यवसाय शुरू करवाने के लिए कुछ पैसे दे दो, साथ ही मेरी पत्नी के लिए कुछ आभूषण और कुछ नई साड़ियाँ।
ये सुनते ही जादुई अनार पेड़ उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है, जिसके बाद वो सब खुशी से ठाट बाट से रहते हैं। साथ ही श्याम अपने जादुई पेड़ के अनार से गरीब लोगों की मदद करके उनका मसीहा बनता है। पवन अपने माता पिता कौशल्या और मुकेश और पत्नी गोपी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश था। गोपी ने घर की सारी गृहस्थी संभाल ली थी। एक दिन दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे थे, तभी गोपी उसकी नाक पर आइसक्रीम लगाकर हंसने लगती है। पवन, आइसक्रीम कैसी लग रही है? अरे तुम भी ना शैतान हो गई हो, ये लो। अब मजा आया? तुम्हारी नाक पर भी मैंने आइसक्रीम लगा दी। चलो अब बताओ क्या खाओगी? मेरे फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट पर ले चलो। ठीक है, मैं पैसे देकर आता हूँ, तुम कार में वेट करो। तभी गोपी कार में बैठ जाती है और पवन आइसक्रीम पार्लर के अंदर जाता है कि शेफाली नाम की लड़की टकराकर उसकी बाहों में गिर जाती है, जहाँ दोनों की आंखें चार होती हैं। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, हो जाता है, माफ करना, पर कहे बिना रुका नहीं जा रहा। आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपने मुझे इतनी देर से ऐसे पकड़ रखा है। मैं भारी तो नहीं हूँ ना? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। तभी दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ देर बाद पवन गोपी के साथ घर लौटता है तो मुकेश कहता है, अरे लो आ गए हमारे बहू बेटे। तो कैसा रहा तुम दोनों का आज का छुट्टी का दिन? अच्छा रहा पापा जी। पवन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे फेवरेट रेस्टोरेंट पे भी ले गए। भगवान करे तुम दोनों का प्यार साथ यूं ही बना रहे। हमारे लिए कुछ नहीं लाए बाहर, इतना घूमे हो तो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने मम्मी पापा को भूल जाऊं? ये देखिए, आपके लिए भुट्टा और पापा के लिए गन्ने का जूस। इन सब के बाद जब पवन अपने कमरे में सोता है तो वो कई बार करवट बदलता है और आंख बंद करते ही उसी लड़की की छवि अपने मन में पाता है और कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? एक ही नजर में वो लड़की मेरे सिर क्यों चढ़ गई? क्यों उसका बार बार ख्याल आ रहा है? मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मेरी शादी हो चुकी है। ये कहकर पवन सो जाता है। 2 दिन यूं ही हंसते खेलते गुजर जाते हैं। अगले दिन जब पवन अपने ऑफिस जाता है तो फिर से उसकी टक्कर शेफाली से हो जाती है और पवन उसे थाम लेता है और दोनों एक साथ कहते हैं, अरे आप यहाँ? अरे आप तो वही आइसक्रीम पार्लर में मिली थी और आज भी? हाँ, आप भी वही हो ना? एक मिनट, हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे क्या? आई एम सॉरी। दरअसल वो क्या है ना, आज ही मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। पर आप यहाँ क्यों आए हो? ओहो, अरे मैं इस ऑफिस का मैनेजर हूँ। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट डे। ओह थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मुझे सर बुला रहे हैं। तभी दोनों अपने केबिन में जाकर अपना अपना काम करते हैं। लंच के दौरान कैंटीन में खाना खाते समय दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। दोनों हंसकर खूब बात करते हैं। बटर स्कॉच शेक तो मेरा बहुत फेवरेट है। I mean, जब मन करता है तो हमेशा 2 बार शेक पीता हूँ। और पता है, जब मैं नूडल्स खाती हूँ ना तो उसमें दोनों सॉस मिलाकर खाती हूँ। मेरी मॉम को नहीं पसंद कि मैं उसमें दोनों सॉस डालूं, जिससे वो सौगी हो जाता है। तुम तो कमाल हो शेफाली। और आप भी सर। ओए कुड़ी, मुझे सर मत कहो, प्यार से पवन कह सकती हो। ओके पवन। इस तरह दोनों की बातें मुलाकातें अक्सर ऑफिस में हो जाया करती थी। ऑफिस से निकलकर कभी कभी पवन शेफाली को घर छोड़ दिया करता था। एक बार शेफाली उसके पिता के बर्थडे में घर पर मेहमान के रूप में आती है, जहां वो अकेले में पवन के करीब आती है और उसके गले लगती है। अरे क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। यहाँ जरूरी है ये सब करना? बाहर ही ठीक है। पवन, अब मुझे तुम्हारी आदत लग गई है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। आई लव यू सो मच। शादी कब कर रहे हो मुझसे? अरे तुम ये सब बातें यहाँ मत करो, मेरी बीवी सुन लेगी। देखो, मैं तुम्हारी बीवी को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। अब मुझे इस घर में लाकर उसे इस घर से बाहर निकाल दो। वैसे भी उससे ज्यादा खूबसूरत हॉट तो मैं हूँ ही। तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है, जल्दी सोचता हूँ कुछ इस बारे में। वैसे भी मुझे वो गवार गोपी पसंद नहीं है, तुम ही पसंद हो। तभी वहां गोपी उन दोनों को साथ देख लेती है। अरे आप यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, ऑफिस का कुछ काम था तो वही बात कर रहे थे। ठीक है, आप दोनों खाना खाने आ जाइए।
उसके जाने के बाद शेफाली उसे किस करके चली जाती है। ये होता हुआ कौशल्या देखकर चुप हो जाती है। ये पवन को क्या हो गया है? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चुप ही रहना ठीक है मेरा। तभी डिनर करके शेफाली चली जाती है। पार्टी के दौरान गोपी ने अक्सर नोटिस किया कि पवन और शेफाली एक साथ थे। कुछ दिनों बाद पवन उससे शादी करके अपने घर ले आता है। दरवाजे पर गोपी अपनी सौतन को देखकर हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, पवन जी, ये सब क्या है? आपने शेफाली से शादी कर ली? इसका मतलब मेरा शक सही था, ये मेरी सौतन है। चक्कर चल रहा है आपका इसके साथ। हाँ, तुमने सही समझा। मैं शेफाली से बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे मैं ऊब चुका हूँ और अब से शेफाली यहीं रहेगी। मम्मी पापा सॉरी, पर आपको मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। मैं अकेली रहती हूँ अपनी बहन के साथ, तो उसे घर पर नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो भी मेरे साथ इसी घर में रहेगी। क्या? पहले तो तुमने मुझसे ये सब नहीं कहा। आप कह रही हो ना, आती ही होगी वो। तभी शेफाली से भी ज्यादा हॉट बनकर लवली आती है और कहती है, ओए होए जीजू, दीदी ने मुझे बताया आपके बारे में, लेकिन अब से मैं आप सबके साथ यही रहूंगी। ठीक है गोपी, चलो अपनी सौतन की आरती उतारो। कभी नहीं। रोते हुए गोपी अपने कमरे में चली जाती है, पर कमरे में आकर पवन और शेफाली उसे निकाल देते हैं और मजबूरन गोपी को लवली के साथ कमरा शेयर करना पड़ता है। सेब खाते हुए लवली कहती है, ओहो, कितना रोती हो, बंद करो गंगा जमुना बहाना। मेरी जीजू की X5 हो ना तुम। बहुत बुरा किया मेरी बहन ने तुम्हारे साथ। किस मिट्टी की बनी है तुम और तुम्हारी बहन? उसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बिगाड़ दिया। इतना प्यार था हम दोनों के बीच और तुम्हारी बहन ने मुझसे वो छीन लिया, सौतन बनकर। और तुम क्या दहेज में आई हो क्या? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो कि तुम्हारी सौतन दहेज में मुझे लाई है। चलो अब सो जाओ। तुम्हारी बहन ने मेरी नींदें उड़ा दी और तुम कह रही हो सो जाओ? छी। एक हफ्ता बीत जाता है। गोपी की आंखों के आंसू सूख नहीं रहे थे। ऐसे में उसके सास ससुर उसे संभाल रहे थे। वहीं लवली पवन के करीब जाने के बार बार बहाने ढूंढती थी। कभी अनजान बनकर उसके बाथरूम में चली जाती थी, तो कभी उससे टकराकर उसकी बाहों में आती थी। ये सब शेफाली भी नोटिस कर रही थी। और ऐसे ही शाम के समय जब कमरे में अपने सूटकेस को अलमारी के ऊपर से उतार रही थी, तो वो कहती है, पवन जीजू, जरा मुझे उठाना, यहाँ कोई स्टूल नहीं है, मुझे अपना बैग उतारना है। अरे मैं उतार देता हूँ। चलो ये छोड़ो, वो बेड पर से मेरे कपड़े उठाकर दे दो। लवली की बात सुनकर पवन उसे कपड़े उठाकर देता है कि लवली जानबूझकर उसके ऊपर बेड पर गिर जाती है। और ये नजारा शेफाली देखकर एक तेज का चांटा अपनी बहन को मारती है। लवली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पति पर डोरे डालने की? मैं तुम्हें अकेला न छोड़कर यहाँ ले आई थी, तुमने तो गलत फायदा ही उठा लिया। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी पवन पर नजर डालने की? जब देखो उसके ऊपर गिरती पड़ती रहती हो। दीदी, आपको कोई हक नहीं है ऐसा कहने का। तभी वहाँ सब मौजूद हो जाते हैं और गोपी ताली बजाकर कहती है, ओहो शेफाली, तुम्हें बुरा भी लगता है इस बात का? तुम्हारी बहन ने कुछ नया नहीं किया, तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रही है वो। जैसे तुमने मेरे पति पर डोरे डाले हैं, वैसे ही तुम्हारे पति पर डोरे डाल रही है वो। तुम्हारी तो दहेज में आई बहन ही सौतन निकली। अब पता चला मेरे ऊपर क्या बीत रही थी जब तुम मेरे पति के साथ। तुम तो खुश हो पवन, एक के बाद एक औरतें मिल रही है तुम्हें। दीदी, ये सब मैंने जानबूझकर नाटक किया। मेरा पवन को लेकर कोई अट्रैक्शन नहीं है। बेचारी गोपी के साथ आपने बहुत बुरा किया है। आपकी आंखों पर पट्टी हटाने के लिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। आपको इनकी जिंदगी से जाना होगा। उसका एक परिवार है और आप मिस्टर पवन, क्या आप अपनी जिंदगी में और लड़कियां लाएंगे या अपनी वाइफ गोपी पर ध्यान देंगे? शुक्रिया लवली तुम्हारा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो तुम सब। मेरी बहन, तूने मेरी आंखें खोल दी। पवन, माफ कर दो। शादीशुदा जिंदगी में जहर मैंने खोला है। मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दूंगी। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ करना। जितना जल्दी हो सके तुम दोनों बहनें यहाँ से चली जाओ। तभी दोनों बहनें शर्म से आंखें झुकाकर अपना सामान लिए वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद पवन गोपी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।